पहले से क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में क्या टॉपिक है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। और इशू ऑफ शेयर कैपिटल में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस को हम लोग सीखेंगे कंपनी अकाउंटिंग के हेडिंग में, ठीक है। कॉल्स इन एरियर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बताए थे कल भी, बकाया याचना कहा जाता है। क्या? बकाया याचना। हिंदी में बकाया याचना। और कॉल्स इन एडवांस को हिंदी में कहा जाता है अग्रिम याचना। इस बार झारखंड बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम था उसमें कॉल्स इन एरियर, बकाया याचना, कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना क्या है आया था, थ्योरी आया था। क्या आया था? तो थ्योरी आप तभी लिखिएगा जब समझिएगा ना। अभी हमको अकाउंटिंग सिखाना है, लेकिन इससे पहले अभी हम जो बोलेंगे समझाएंगे वही थ्योरी होगा। तो कल का होमवर्क क्या रहेगा कि बकाया याचना क्या है लिख के उसका आंसर, अग्रिम याचना क्या है लिख कर उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले कॉल्स इन एरियर पर डिस्कस करते हैं। किस पर डिस्कशन करते हैं हम लोग? कॉल्स इन एरियर, बकाया याचना। क्या होता है बकाया याचना? पहले हम डेफिनेशन बोल देते हैं, उसके बाद समझाएंगे डिटेल में कि आखिर ये होता कैसे है। तो बकाया याचना क्या है? एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे? तो क्या लिखना होगा? तो सुनो ध्यान से। कभी कभी, जो आराम से बोल रहे हैं आराम से लिखना। कभी कभी कोई अंशधारी किसी याचना का राशि भुगतान नहीं कर पाता है। फिर से बोले, कभी कभी कोई अंशधारी या कोई सदस्य लिख देना, अंशधारी ठीक रहेगा, अंशधारी ठीक रहेगा या सदस्य, तो दोनों ठीक है, लेकिन अंशधारी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कभी कभी अंशधारी किसी याचना पर अपना जो याचित राशि है, जो मांगा गया राशि है, उसका भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं, तो कंपनी उसे बकाया याचना का नाम देता है। इंग्लिश में कॉल्स इन एरियर। सुनाई दिया? फिर से, कभी कभी अंशधारी अपनी याचना का राशि या रुपया समय पर भुगतान नहीं कर पाता है, तो कंपनी उस राशि को, उस रकम को बकाया याचना के नाम से लेखा करती है, लेखांकन करती है। कॉल्स इन एरियर। अब इसके पीछे का रीजन बताएं क्या कि क्यों नहीं करती है? अंशधारी अपना राशि समय पर क्यों नहीं देते हैं? पैसा का दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्जाम में वो प्रॉब्लम नहीं पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम से नहीं दिया, बस पूछेगा कि बकाया याचना क्या है, कॉल्स इन एरियर क्या है। आप हिंदी मीडियम से हो, आसानी से लिख देंगे। अंग्रेजी मीडियम से जो है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें इससे संबंधित कुछ बातें भी हैं, जैसे कॉल्स इन एरियर, जब कोई शेयर होल्डर अपने, मतलब जब कोई अंशधारी अपनी याचना का रुपया नहीं दे पाता है तो उसको बकाया याचना बोलते हैं। तो कंपनी क्या इसके लिए अंशधारी को कोई सजा देती है? सजा, दंड तो देती है, दंड। कंपनी जो है ना, कंपनी अंशधारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर रखता है तो कंपनी शेयर होल्डर से इंटरेस्ट मांगती है। क्या मांगती है? इंटरेस्ट, ब्याज मांगती है। कहती है कंपनी शेयर होल्डर को, कहती है कि आप लेट किए, मान लो कि एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। ये 4 किस्त कंपनी बनाए हैं। कितना किस्त? 4। कान खोल के सुन लो, ये चारों किस्त में एप्लीकेशन पहला किस्त होता है, पहला किस्त इंस्टॉलमेंट पहला एप्लीकेशन होता है। शेयर होल्डर सबसे पहले पैसा एप्लीकेशन का भेजता है। एक चीज कान खोल के सुन लो और घर जाके नोट भी करना, नोट, नोट। क्या नोट करना कि एप्लीकेशन पर, हिंदी में आवेदन बोलते हैं, आवेदन पर कभी भी बकाया याचना नहीं हो सकता है। क्या बोले? एप्लीकेशन पर कभी भी कोई भी शेयर होल्डर बाकी नहीं रख सकता है।
कभी भी कॉल सिनेरियर एप्लीकेशन पर नहीं दिखेगा। कोई भी क्वेश्चन निकालो कॉल सिनेरियर वाला, कहीं भी एप्लीकेशन पे कॉल सिनेरियर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एप्लीकेशन का रुपया तो आपको भेजना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप शेयर होल्डर बनेंगे। सबसे पहला किस्त आप नहीं भेजिएगा तो क्या कंपनी अपने रजिस्टर में आपका नाम चढ़ाएगा, तो पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर जो हो सकता है वो अलॉटमेंट पर हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे भी हो सकता है और फाइनल कॉल भी हो सकता है। मान लेते हैं कि एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट का रुपया नहीं दिया। अलॉटमेंट का रुपया मान लो उसको देना था 1 अप्रैल को देना था। कब देना था? और फर्स्ट कॉल का पैसा मान लो उसको देना था 1 जुलाई को। तो वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट पैसा नहीं दिया। लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा 1 जुलाई को देना था तो 1 जुलाई को फर्स्ट कॉल का ही पैसा दिया और अलॉटमेंट का जो बाकी रखा वो भी दे दिया। सुने, कर सकता है ऐसा? तो कितना महीना का गैप है? अप्रैल मई जून, 3 मंथ का है। कितने मंथ का? तो 3 मंथ का ब्याज भरना पड़ेगा शेयर होल्डर को। 3 महीना लेट किया ना देने में, 3 महीना लेट किया तो 3 महीना का क्या भरना पड़ेगा? कौन भरेगा? किसको भरेगा? कंपनी को। दिमाग में गया? नहीं गया? कॉन्फिडेंस से बोलिए गया? नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर से करें स्टार्ट? पक्का ना? ये समझ में आ गया? यहाँ क्या क्या होता है कि एप्लीकेशन पर कभी भी कॉल सिनेरियर नहीं हो सकता है। एग्जाम में भी पूछ दे तो क्या एप्लीकेशन पे कॉल सिनेरियर हो सकता है, तो बोलना नहीं हो सकता है। बोले क्यों, तो कहानी लिखो। आप तो हिंदी मीडियम से हैं, जितना सोच पाएंगे उतना लिख पाएंगे। क्यों, तो क्यों का कहानी बताए ना, क्योंकि शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर तभी बनता है जब वो एप्लीकेशन का पैसा भेजेगा। जब तक वो एप्लीकेशन का पैसा नहीं भेजेगा तब तक वो शेयर होल्डर बनेगा ही नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन पहला किस्त है। समझे? बाकी अलॉटमेंट पे कॉल सिनेरियर हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, फाइनल कॉल पे हो सकता है। अब अलॉटमेंट पर पैसा देना था 1 अप्रैल को, मान लिए कि 1 अप्रैल को देना था। दिमाग में ये मत रखना कि 1 अप्रैल को ही देना होता है। दिमाग में रखें क्या ये बात? नहीं। लेकिन वो फर्स्ट कॉल का पैसा 1 जुलाई को जब दे रहा था उसी समय अलॉटमेंट का भी दे दिया। तो 3 महीना लेट ना किया अलॉटमेंट का पैसा देने में, ये 3 महीना का ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। किसको? शेयर होल्डर को। किसको भरना होगा? कंपनी को भरना होगा। अभी नहीं, अभी हमको बोलने दो, उसके बाद आपको मौका मिलेगा तब वीडियो को स्टॉप करेंगे, ठीक है? अब ये भी आप सवाल कर सकते हैं, जो आप सवाल हो सकता है कोई करते, कि अलॉटमेंट या फर्स्ट को कहीं पर भी शेयर होल्डर बाकी रखता है और उसका पैसा देता ही नहीं है, तो सुनो, जब शेयर होल्डर अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पैसा देने में लेट करता है तो कंपनी उसे एक मौका देती है, कुछ समय देती है। उस समय के अंदर वो पे नहीं किया पैसा तो क्या होता है पता है? तो उसका जो शेयर है जितना भी खरीदा होगा, मान लो कि राम नाम का शेयर होल्डर है, वो 500 शेयर खरीदा था कंपनी में। कितना? तो 500 शेयर उसका जब्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉरफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरफिट। तो आगे हम लोग को अगला चैप्टर जो पढ़ना है फॉरफीचर ऑफ शेयर ही पढ़ना है। फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर जब हम स्टार्ट करेंगे तब ये बात फिर से बताएंगे आपको कि फॉरफीचर जन्म कब लेता है। फॉरफीचर हिंदी में जब्ती का जन्म कब होता है? जब कोई शेयर होल्डर किसी याचना पर, मतलब कॉल पर या अलॉटमेंट पर पैसा, अपना जो रकम है वो नहीं ले पाता है तो जब्त कर लेता है। तो जैसे आप बताते हैं एप्लीकेशन का पैसा तो सब दे ही दिया होगा, ये भी दे दिया होगा। मान लो एप्लीकेशन पे 2 रुपये था तो 500 गुना 2, 1000 रुपये दे दिया ना। मान लो अलॉटमेंट में 3 रुपये था तो 500 गुना 3, 1500 रुपये नहीं दे पाया। कंपनी उसको समय पर समय दे रहा है कि अब दे दो 1500, अब दे दो ना। इसका पैसा दिया ना फर्स्ट कॉल कर दिया, तो कंपनी थक हार कर क्या कहता है कि आपका शेयर होल्डर से नाम काट रहे हैं और आप जो 500 शेयर खरीदे थे उसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे जब्ती के नाम से जानते हैं, जब्त कर रहे हैं। लेकिन जब्ती ये नहीं होता है, जब्ती ये होता है।
शेयर होल्डर कहेगा कि ठीक है मेरा शेयर होल्डर से नाम काट रहे हैं ना, हम 1000 रुपये दिए सो वापस करो। शेयर होल्डर बोल सकता है ना कि 1000 रुपये हम दिए ना, वापस करो। नियम क्या पता है, कंपनी नहीं वापस करेगा, ये नियम है। ये जब आप खरीद रहे हैं शेयर उसी समय ये नियम शर्त सब लिखा रहता है, तब आप जाके सिग्नेचर किए ना, वो 1000 रुपया जब्त हो जाएगा। वो 1000 रुपया क्या हो जाएगा, जब नहीं आएगा। ऐसे तो इसको बोला कि 500 शेयर को कैंसिल कर दिया, ये फोरफिट क्यों आ गया वर्ड, तो फोरफिट मतलब होता है जब्ती, और जब्ती ये रुपया होता है। लेकिन लोग बोलते थे शेयर जब्त हो रहा है, शेयर कहाँ जब्त हो रहा है, जितना रुपये वो दे दिया वो 1000 रुपया क्या हो गया उसका, जब्त हो गया। तो कह सकते हैं ना कि राम का वो 1000 रुपये डूब गया और इसमें फायदा किसका हुआ, 1000 रुपया आ गया। लेकिन पता है ये 1000 रुपये जो कंपनी पास आया है ना, इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करता है, इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करता है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता है। जी सर। जो जब्त किया हुआ पैसा आता है ना उसको कहाँ ट्रांसफर करता है, ये जानकारी हम फिर अगले चैप्टर में देने वाले हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, अनपच तो नहीं होगा, खाना तो नहीं ज़्यादा खा लेंगे तो अनपच होगा, ठीक है। तो हम लोग को मेन फोकस कहाँ करना था, कॉल्स इन एरियर पर। लेकिन हम कितना लंबा चौड़ा कहानी बताना स्टार्ट कर दी है, लेकिन कोई गुनाह तो नहीं किए ना, नहीं। अच्छा ये तो कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं सब बात। अभी और बातें हैं, क्या सिखाने की कोशिश की है, कॉल्स इन एरियर क्या होता है सिखा दिए, बकाया लिख लेंगे। और क्या सिखाने की कोशिश की है कि जब शेयर होल्डर बाकी रखता है तो क्या उसको दंड स्वरूप पेनल्टी के रूप में कुछ पेमेंट करना पड़ता है या जेल में जाना पड़ता है, तो जेल तो नहीं जाना पड़ता है, लेकिन उसको ब्याज भरना पड़ता है। और यदि नहीं बिल्कुल जमा नहीं करता है तो जब्त हो जाता है। तो जब्त क्या हो जाता है, शेयर जब्त नहीं होता है, जितना रुपये वो दे चुका है वो जब्त हो जाता है। गया, जी। कुछ नहीं जा रहा है, सर शेयर कैसे आसान शब्दों में हम बता रहे हैं, जा रहा है ना। तो इंटरेस्ट देना पड़ता है शेयर होल्डर को। अब सवाल आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आता है कितना % इंटरेस्ट देना पड़ता है, 6%। कौन बोला तुमको, हाँ, तुम कहाँ जाना, बोलो नहीं सर हम जानते हैं और कहाँ से जान जाएगा। सुनो, शेयर होल्डर को कंपनी को ब्याज भरना पड़ेगा जब वो कॉल से रखेगा, तो वो है 10%। कॉल सिनेरियर पर कितना % इंटरेस्ट, 10%। सुने क्या, सुने हाँ। लिखना है घर जाके, क्या लिखना है कि कॉल सिनेरियर का कंपनी शेयर होल्डर से या अंशधारी से 10% ब्याज वसूल सकता है। कितना %? 10%। और ये किसके अकॉर्डिंग, ये भी लिख लेना। तो कंपनी एक्ट कौन सा चल रहा है, 2013 कंपनी अधिनियम 2013 का टेबल का हिंदी तो सारणी टेबल ऐप के अनुसार, कौन सा टेबल ऐप, शायद टेबल ऐप ही होगा, तो अब बुक लगी तो टेबल ऐप है। सारणी ऐप के अनुसार एक कंपनी बकाया याचना पर कॉल सिनेरियर पर कितना ब्याज वसूल सकता है, तो 10%। और उसके लिए कौन सा सूची लागू होता है, कौन सा सारणी लागू होता है, तो देखिए कौन सा सारणी लागू होता है। टेबल है। उसको थोड़ा पॉज कीजिए तो। क्या बता रहे थे कि आपका वो इंटरेस्ट जो वसूल करेगा कंपनी वो 10% करेगा। और ये 10% जो नियम है 10% इंटरेस्ट वसूलना, वो कौन से रूल के अकॉर्डिंग है, तो कंपनी अधिनियम 2013 का तालिका एफ, टेबल एफ या सारणी एफ के अनुसार 10%। पहले ये 5% था, पहले कंपनी अधिनियम, इस बात को भी नोट कर लेना, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार पहले बकाया याचना पर कंपनी 5% ब्याज वसूल करता था। और कंपनी अधिनियम 2013 का सारणी ऐप के अनुसार अब वर्तमान में बकाया याचना पर 10% ब्याज वसूलता है। गया दिमाग में, बकाया याचना का सब कुछ लगभग आपके सामने उड़ेल दिए मतलब जैसा कि दाल उड़ेल दिए तो चावल उड़ेल दिए, वही उड़ेल दिए। अब आप लेना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो फेंक दीजिए निकाल के, मैं डाल दे इसको। सब बात समझ में आ गया। एक्स्ट्रा चीज़ भी बता दिए और फीचर बता दिए। प्रॉफिट होने के बाद जो पैसा आता है उसको कैपिटल में नहीं डालता है,
उस पर सुने, जो फॉरफीचर अमाउंट आता है उस अमाउंट को कंपनी कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करता है। कहाँ करता है? कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल नहीं है, भूल गए क्या? देखो बहुत कोई बोलता है कैपिटल रिजर्व, सर रिजर्व कैपिटल क्या है? कुछ तो नहीं है, बस प्लेस रिप्लेसमेंट हो गया, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, है ना? लेकिन कितना बड़ा अंतर है, अंतर लिखा है आप लोगों को, लिखे ना कॉपी में कि रिजर्व कैपिटल का निर्माण होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल से। याद आ रहा है? इसका यूज हमेशा वर्ष के कंपनी के समापन पर ही अब याद आया ना। और रिजर्व कैपिटल में उस रकम को डाला जाता है जो अचानक कहीं से आ जाता है। तो जैसे फॉरफीचर का रकम अचानक ही से आया ना, क्या पहले से कंपनी जानता था कि फलना शेयर होल्डर नहीं देगा पैसा? हो गया घटना, आ गया तो डाल दी। अब यूज कहाँ होता है अभी बताएं? कैपिटल रिजर्व यूज होता है कहाँ? जब कोई लॉस हो जाए कंपनी में, कोई खर्चा हो जाए, उसको रिटेन ऑफ करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए होता है। लेकिन इसका खर्चा सिर्फ कंपनी के समापन के लिए रखा जाता है। फिर से रिपीट कर दिए, ऐसे लिखा होता है ये। तो कॉस्ट इन एरियर का जर्नल एंट्री सीख लें हम लोग। क्या सीख लें? कॉस्ट इन एरियर सीख लिए। हम क्या बोल रहे हैं? जर्नल एंट्री सीख लें कॉस्ट इन एरियर का। तो जर्नल एंट्री जब सीखना है, रट्टा मारना वो भी करवा देंगे, और सीखना है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट करो। एग्जाम्पल हम सेट करते हैं कि ए लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड? ए लिमिटेड इशू किया है 10,000 शेयर। अब मेरे दिमाग में 10,000 ज़्यादा बैठा है, इसलिए 10,000 लिखते रहा। ए लिमिटेड इशू 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच। एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपये। अप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगा गया है, अलॉटमेंट पर 4 रुपये मांगा गया है, 4 3 7 हो गया, और फर्स्ट कॉल पर भी 3 रुपये मांगा गया, तो 10 हो गया ना। 3 किस्तों में कंपनी मांग रहा है, 10,000 शेयर इशू किया कंपनी, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 10,000 का गुना करके 1 लाख हो जाएगा। तो कंपनी को 1 लाख रुपया कैपिटल चाहिए ना शेयर के माध्यम से, उसको 1 लाख को 3 बार मिलेगा। 10 दिया 30,000 रुपये एप्लीकेशन मिलेगा, 10 चौक 40,000 रुपये अलॉटमेंट मिलेगा, 10,000 दिया 30,000 यहाँ मिलेगा, 1 लाख हो जाएगा ना। तो क्या ये 10,000 शेयर जो इशू किया है, बेचा है कंपनी, क्या एक ही व्यक्ति खरीद लेगा? नहीं, कई लोग खरीदेंगे। तो मान लेते हैं कि राम भी खरीदा है। कौन खरीदा है? राम who had honor of 200 शेयर। कितना शेयर खरीदा है? तो राम who had honor of 200 शेयर, 200 शेयर का क्या है? ये मालिक है। he failed to pay allotment money। कौन सा मनी? किसका पैसा देना फेल हो गया? अलॉटमेंट का। लिख तो दिए ना, ही फेल टू पे अलॉटमेंट, इसी में कौन से बोलेंगे? सुने, बट ही पेड दिस अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल। कहाँ जाकर दे दिया? फर्स्ट कॉल पर दे दिया। सीखना है, आसान तरीके से सीखना है कि उलझा के सीखा है? तो सीखो इसको पहले, तब इधर बताएंगे। ए एक कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, इशू किया 10,000 से, 10 के रेट से। राम मेरा नाम है, मेरा नाम क्या है? राम। हम मेरा जितना औकात था, औकात को देखते हुए हम 200 शेयर खरीद लिए। 200 10,000 में कितना हम खरीदे? 200। हमको पता है, सब जानकारी हमको है कि 200 शेयर खरीदे हैं, 10 के रेट से देना है 2,000 रुपये टोटल हमको देना है। अकेले हमको कितना देना है? 2,000। तो उस 1 लाख रुपए पूंजी में 2,000 पूंजी मेरा भी है, लेकिन 2,000 रुपये 3 किस्तों में हमको देना है। तो 200 गुना 3, 600 रुपया एप्लीकेशन पे देना है, 200 गुना 4, 800 रुपया अलॉटमेंट में देना है, और 200 गुना 3, 600 रुपया फर्स्ट कॉल पे। बहुत रुपया। तो एप्लीकेशन पे कभी भी कोई शेयर होल्डर बाकी रखेगा नहीं सर। हम बोलेंगे हम 200 शेयर खरीद लिए। कैसे खरीद लिए? तो कंपनी शेयर इशू किया तो फॉर्म भरना था, फॉर्म भर दिए, एक उसमें क्लॉज था कि कितना शेयर खरीदना है, तो वहाँ लिख दिए कितना शेयर, 200, और भर के फॉर्म को ऐसे पोस्ट कर दिए।
वहाँ पर कंपनी में ऐसे पोस्ट है, कैसे खोलेगा, पैसा तो है ही नहीं, फाड़ के फेंक देगा। अरे आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो फॉर्म फिलअप के साथ उसका रकम भी भेजते हैं ना, जी सर। खाली फॉर्म में भेज दो ना, रिजेक्ट होगा नहीं होगा। जब तो तो वही बोलते हैं कि एप्लीकेशन पे तो पैसा हमको देना ही पड़ेगा ना, कि इसमें भी नहीं देंगे, एप्लीकेशन देंगे ही नहीं तो शेयर होल्डर बनेंगे कैसे। तो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना है तो पैसा कितना भेजना होगा हमको, 600 रुपया भेजना होगा, पैसा नहीं, 600 रुपया भेजना होगा, भेज दिए होंगे। अब डेट भी लिख देते, मान लो कि 1 जनवरी को देना था, ये 1 अप्रैल को देना था और ये वाला 1 जुलाई को देना था मान लो, तो 1 जनवरी को तुम दे दिए ना, लेकिन जब 1 अप्रैल को आया डेट, कितना रुपया देने का, 800 हम नहीं दिए। तो कंपनी हमसे भी 800 का आशा लगा के बैठा हुआ था ना कि राम नाम का शेयर होल्डर है, वो भी 800 भेजेगा। कंपनी के पास 10,000 गुने 4, अलॉटमेंट पे टोटल रुपया कितना आना है, 4,000 है, ये 4 दिख रहा है, 10,000 गुने 4। कंपनी को पहले से पता है ना कि अलॉटमेंट पे 10,000 गुने 4 40,000 रुपया आना चाहिए, लेकिन उसके अकाउंट में कितना घुसा, 39,200 रुपया। 800 रुपये कहाँ गया, खाली ऐसे समझ करो, 39,200 रुपया गया बैंक में, 800 कम है ना, तो कंपनी को पता नहीं चलेगा, पता लगाएगा ये 800 कम है, कौन नहीं दिया, तुरंत पता लगाएगा, मालूम चलेगा अच्छा राम नाम का एक शेयर होल्डर था, उसको कितना देना था, 800 नहीं दिया वो, तो नहीं मालूम चलेगा। कंपनी को पहले से पता है ना 40,000 आना चाहिए, जी सर। नहीं पता है, आना चाहिए 40,000। आया कितना, 39,200 कोई तो नहीं दिया है, कौन नहीं दिया, रजिस्टर चेक करो, रजिस्टर चेक किए मालूम चला राम नहीं दिया है। तो राम नहीं दिया तो उसका एंट्री करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो एंट्री सिखा दें। हाँ। देखिए एप्लीकेशन पर कभी भी कॉल सही नहीं होगा, एग्जाम्पल दिए अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, तो जब मैं अलॉटमेंट पे लेके चले तो अलॉटमेंट का एंट्री आप लोग सीख लिए है ना, 2 एंट्री होता है, पहला एंट्री ड्यू का होता है, दूसरा एंट्री रिसीव का होता है। तो ड्यू एंट्री बताइए जल्दी से, अलॉटमेंट का तो शेयर, अभी फिर से बोल रहे हैं ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, समझे, यही ना होता है। जी सर। हाँ। और फिर उसका बैंक सुनो अभी नरेशन, वही होगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये एंट्री जब करता है कंपनी, जब ये एंट्री कंपनी कर रहा होता है तब तक कंपनी को पता नहीं होता है कि कोई बाकी रखने वाला है, इसलिए यहाँ पर पूरा अमाउंट 40,000 दिखाना पड़ेगा। कितना, 40,000। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग कितना दिखाना पड़ेगा। 40,000। फिर दूसरा एंट्री होता है बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन ईयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल नहीं होता है, Development अभी रिसीव ना हो रहा हाँ। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव तो लिख के आगे बढ़ना है, इसमें इतना नहीं छोड़ना है, रिसीव एक्सेप्ट लिखना है, क्या लिखना है, एक्सेप्ट कहने होता है छोड़कर। कितना शेयर था राम के पास, 200 शेयर ना, तो अभी हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तो एक्सेप्ट 200 शेयर यहाँ लिख देने गलत हो जाएगा, तो जब बनाइएगा तो यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में पता रहेगा कितना शेयर नहीं दिया है, तो खाली स्थान शेयर 200, इतना 200 शेयर, एक्सेप्ट 200 शेयर, ठीक है। तो इससे क्या सीखे चलेंगे, देखिए कि जब भी क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर होगा, क्या होगा, क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का एंट्री बैंक वाला एंट्री में होता है, क्या दिमाग में, ड्यू वाला एंट्री में नहीं होता। कभी गलती से ड्यू वाला में डेबिट मत कर देना, कॉल्स इन एरियर बैंक वाला, क्योंकि पैसा आएगा तभी ना मालूम चलेगा। अब बोले वाला एग्जांपल से, वाला एग्जांपल जो बताया अभी उससे अमाउंट बढ़ाइए सर, तो कैसे बढ़ाएंगे, देखो अलॉटमेंट में चाहिए था 40,000 रुपये, कितना चाहिए था, 40,000। लेकिन राम नाम का व्यक्ति 800 बाकी रख दिया, जी तो सर। 40,000 क्रेडिट में है और कॉस्ट एरिया डेबिट में है, दोनों घटेगा ना, जी तो सर। कितना रुपया आया,
ऐसे दिखाना होगा जब क्वेश्चन बनाओगे, समझे? अभी हम इसको मिटा देंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ। एग्जाम्पल नहीं बताते हैं तो ऊपर ऊपर चला जाता, एग्जाम्पल से सपोर्ट मिलता है। क्लियर है अब? और एक चीज और क्लियर करना है, आप लोग तो पूछोगे नहीं, कोई नहीं पूछता है स्टूडेंट लोग। आप पूछते हैं अभी कि सर कॉल्स इन एरिया, शेयर कॉल्स इन एरिया, शेयर लिखना, शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट में क्यों गया, टू क्रेडिट में काहे नहीं गया? सर वो अभी मिला पूछते ही नहीं आप लोग। वो अभी मिला सुनो ध्यान लगा के, कैपिटल का रूल यहाँ पर याद रखो हमेशा। किसका रूल? कैपिटल का रूल फर्स्ट ईयर में क्या बताए थे? कब डेबिट करना, कब क्रेडिट करना? डेबिट करना जब कैपिटल डिक्रीज होता है, घट जाता है। क्रेडिट करना जब कैपिटल इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। तो कॉस्ट इन एरियर से कैपिटल घटता है या बढ़ता है, इतना तो बता सकते हैं आप? कॉस्ट इन एरिया से घटता है। नहीं बता सकते हैं। जब कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं भेजेगा कंपनी के पास, इससे कैपिटल बढ़ जाएगा क्या? तो घट जाएगा तो कहाँ लिखना चाहिए? इसीलिए कॉस्ट इन एरियर डेबिट में दिखाते हैं। क्या क्या सीखें? ये सीखें कि कॉस्ट इन एरियर का एंट्री हमेशा बैंक वाला एंट्री में होता है, हमेशा ड्यू लाइन एंट्री में नहीं होता है। अब एक चीज और सुनो, अभी तो हम एग्जांपल बनाए थे, अलॉटमेंट दिखाएं कि अलॉटमेंट बाकी है। हो सकता है क्वेश्चन जब बनाइएगा बुक में तो फर्स्ट कॉल पे कॉल से किस पे रहे, फर्स्ट कॉल तो डरने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट कॉल पे भी कॉल से रहेगा। तो पहला एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट लिख देगा, फिर से नहीं पता है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, लिख देंगे, कोई दिक्कत? और उसके बाद बैंक ऑन डेबिट और कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ में आ रहा है? यदि फाइनल कॉल पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक ऑन डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि अलॉटमेंट पे भी बाकी है, फर्स्ट कॉल पे भी बाकी है और फाइनल कॉल पे भी, बाकी है। तो तीनों में से ही करेंगे। इससे बढ़िया कौन बताएगा, आप बताइए? नहीं, गला तो ऐसे ही बैठा हुआ है मेरा, तब पर भी कल वीडियो नहीं बनाया, सोचे कि आज कल वीडियो नहीं लोड हुआ था, आज कम से कम लोड हो जाए। नहीं समझ में आया? तो चलिए इसको स्टॉप कीजिए और इसको कॉपी में नोट कीजिए। हो गया पहला हेडिंग, मतलब अब क्या हेडिंग दिख रहा है आपको? इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर। तो जैसा कि पहले ही बता दिए कि इंटरेस्ट जो है 10% लगता है। कितना परसेंट? कौन सा अकॉर्डिंग? टेबल एफ के अकॉर्डिंग। 1956 के अकॉर्डिंग में आएंगे तो 1956 का एक्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 5% था। अब कितना है? 10%। क्वेश्चन में ये नहीं भी लिखा रहेगा ना इंटरेस्ट कितना रेट, तो कितना लेना? क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको सिखा दिए हैं, आपको घर जाकर लिखना भी है। कितना परसेंट लेंगे? 10%। बोलिए 5 मत ले लेना, ठीक है? 10% लेना। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का जर्नल एंट्री सीखना है आपको। क्या सीखना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, उसको क्लोज कर दो। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का हम लोग अब जर्नल एंट्री सब इसका थियरी बता ही दिए हैं। जर्नल एंट्री रटेंगे नहीं, हम रटेंगे नहीं, बनाएंगे। फर्स्ट ईयर पढ़े हैं ना, फर्स्ट ईयर में जर्नल एंट्री का बेसिक चीज बताया, आप खुद बनाएंगे। आप लोग बताओ अभी जो आप लोग अकाउंटिंग सिखा रहे हैं, जर्नल एंट्री सिखा रहे हैं, ये जर्नल एंट्री कौन कर रहा है? कंपनी कर रहा है या शेयर होल्डर कर रहा है? अभी जो सीख रहे हैं, इतना दिन से सीख रहे हैं, कंपनी कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? ये शेयर होल्डर कंपनी को दे रहा है। शेयर होल्डर कंपनी में। तो कंपनी के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन एरियर इनकम है या एक्सपेंस है? आप खुद बता दो। इनकम है ना। शेयर होल्डर कंपनी को इंटरेस्ट दे रहा है तो कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम का एंट्री आप लोग नहीं किए फर्स्ट ईयर में? जैसे बोलते थे कमीशन रिसीव, कमीशन तो क्या एंट्री करते थे? भूल गए? इसका भी शॉर्ट बना देंगे क्या? अरे जल्दी बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो इसी तरह से यहाँ पर कंपनी इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। क्या रिसीव कर रहा है? इंटरेस्ट। कौन? कंपनी ना। तो कैश नहीं लिखना है यहाँ पे, यहाँ क्या लिखना है? बैंक लिखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या रिसीव कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स
इन एरियर लिखना है। हो गया? रट्टा मारने के लिए सिखा दिए ना, सीख गए रट्टा मारना। तो ये बताएं कारण कि बैंक क्यों लिखे, क्योंकि कंपनी पास इंटरेस्ट आता है तो बैंक में पैसा आता है, बैंक ऑन डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पेड ऑल द, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जितना इनकम और गेन है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम है ना कंपनी के लिए, हाँ शेयर होल्डर के लिए एक्सपेंस है। तो शेयर होल्डर के बुक में जब एंट्री सिखा रहे हैं आपको हम, कि कंपनी अकाउंट नहीं सिखा रहे हैं आपको। कंपनी चलिए नाइसन क्या लिखेंगे, being interest paid on calls in arrear amount। ठीक है, अब कंपनी जब इंटरेस्ट रिसीव किया इसको पीएल में ट्रांसफर कर दो। पीएल अकाउंट पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में, नहीं पढ़े हैं? पीएल अकाउंट में इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल अकाउंट नहीं होता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है। इंटरेस्ट तो इनकम ना है, तो जब लोग फर्स्ट ईयर में पीएल अकाउंट बनाते थे तो इनकम को कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट में ना, कहाँ दिखाते थे, क्रेडिट में दिखाते थे। तो इसलिए एंट्री अब क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट अकाउंट नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफर करता है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल। पीएल अकाउंट नहीं बोल रहा है, स्टेटमेंट बनाता है कंपनी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। समझे? इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेशन जब क्वेश्चन बनाएंगे कैलकुलेशन सिखाएंगे, तो इसको नोट कर लेना, पॉज करके रोक के वीडियो क्या कर लेना, मिटा दे। सब कुछ बता दी कौन नहीं देगा, थ्योरी से लेकर जनरल एंट्री तक, बस क्वेश्चन सीखना बाकी है। लेकिन क्वेश्चन सीखने से पहले एक चीज और इसमें बता देंगे। अभी जो हम एग्जाम्पल है बनाए थे मिटा दिए, उसमें एक चीज आप बताए थे कि अलॉटमेंट पे नहीं दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल पे जाके दे दिया। तो फर्स्ट कॉल पे जब जाके दे दिया तो वहां पर एंट्री क्या होगा, तो सुनो ध्यान से, वेन कॉल्स इन एरियर अमाउंट, स्पेलिंग दिख रहा है आपको, ARREAR लिखते हैं। when calls in arrear amount received on any call, मतलब आगे और भी कॉल रहेगा ना, उस पर यदि कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव हो गया तो मान लो अभी एग्जाम्पल दिए थे कि अलॉटमेंट बाकी था और कॉल पे फर्स्ट कॉल पे जाकर दे दिया, तो मान लेते कि फर्स्ट कॉल पे जाकर दे दिया, तो फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री क्या होता है, वही फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल अपने मन से लिख रहे हैं, ध्यान रखना, टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री आपका किसके लिए, ड्यू के लिए है ना, इसमें कुछ नहीं होता है। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या ड्यू लिखते हैं ना, और फिर बैंक रिसीवेबल क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। इस पे बाकी नहीं है, इस पे बकाया पैसा जो अलॉटमेंट पे था वो कहाँ पे मिल गया, फर्स्ट कॉल पे। तो जब बाकी रहेगा, तुम ध्यान से कान खोल के सुनना, इधर उधर नहीं, जब बाकी रहेगा, जिस किस्त पर, जिस इंस्टॉलमेंट पर बाकी रहेगा वहाँ पे कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। लेकिन जहाँ पर कॉल्स इन एरियर का अमाउंट मिल गया वहाँ का बैंक का एंट्री में कॉल्स इन एरियर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पूंजी बढ़ जाएगा ना। जैसे एग्जांपल देते हैं, अभी एग्जांपल हम लोग सेट किए थे कि 10,000 शेयर इशू हुआ, 10 रुपये रेट था, और फर्स्ट कॉल पे कितना रुपये लिखे थे, तो 3 रुपये लिखे, कितना लिखे थे, तो 10 या 30, तो 30,000 रुपया तो आएगा ना,
और साथ में जो अलॉटमेंट पे 4 रुपया 200 गुने 4 800 रुपया नहीं दिया था वो यहीं पे ना दे दिया। तो आना तो था। फर्स्ट कॉल पे कंपनी नजर लगा के बैठा हुआ था कितना रुपया आएगा 30,000 रुपया। कितना? 30,000। लेकिन उसके खाते में कितना रुपया घुस गया? 38,000। 800। तो देखा रही आना 30,000 था, आ गया 30,800। ये तो अचंबा हो गया। भगवान लगता है दे दिए 800 रुपया। नहीं, जांच करेगा कि 800 एक्स्ट्रा कौन भेज दिया। तो मालूम चलेगा कि राम का बाकी था ना फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे वो दे दिया। समझे? तो क्या सीखें? आप ये सीखें कि जब कॉल्स इन एरियर है वहां पर बैंक का एंट्री में डेबिट में लिखाना है कॉल्स इन एरियर, और जहां पर कॉल्स इन एरियर का पैसा मिल गया वहां बैंक का एंट्री में क्रेडिट में लिखाना है। क्यों? तो कैपिटल नियम बताया था भी कि कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट में, कैपिटल घटेगा तो अलॉटमेंट पे बाकी था इसलिए वहां पर डेबिट किए। इसमें मिल गया तो बढ़ जाएगा ना पूंजी। गया दिमाग में? तो यहाँ पर हम लाइसेंस चेंज तो करना पड़ेगा ना। क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। रिसीव तो वही लेकिन विथ लगा लेना, विथ कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ। कितना है आसान लग रहा है टफ आप लोग को? बोल दो लग रहा है तो क्या टेंशन है, डरने क्या जाता है। टफ लग रहा है, टफ लग रहा है सर, नहीं समझ में आया। ये भी नोट करना है। इसका बैंक वाला बताइए। कुछ नहीं है, बैंक का है। क्या बताएं? रिसीव तो अब तो सेम ही लिखे ना। अब पैसा यहाँ रिसीव हो गया, अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्या कि विद कॉल्स इन एरियर अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। हाँ, नरेशन का हिंदी क्या होता है? ब्यौरा। का ब्यौरा नहीं दीजिएगा कि क्यों किए कॉल्स इन एरियर, यहाँ पर ब्यौरा दे दीजिए। अब नोट कर लेना इसको भी, कल कॉपी में देखेंगे हम। अगला टॉपिक क्या बचा? नेक्स्ट टॉपिक। आज लगता है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, आज इस पर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। लेकिन आप लोग यदि पढ़ाकू हैं, समझदार हैं, कुछ करना चाहते हैं तो घर जाके कॉल्स इन एडवांस का अपने से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कर भी सकते हैं। क्योंकि जितना डिटेल से मैं बताया ना तो आप एक एग्जाम्पल कॉल्स इन एरियर ना देख लो, पहले बना भी लो कॉपी में, तो आप निश्चित बना पाओगे। लेकिन हमको पता है कि आप लोग खुद से कोई काम नहीं करेंगे, ये तो हम प्रेशर दे दे के काम करवाएंगे तभी तो करेंगे। सुन लिया ना, बुरा लग गया। कॉल्स इन एडवांस हिंदी क्या है? अग्रिम। एडवांस का हिंदी क्या होता है? अग्रिम। इंग्लिश में तो सब एडवांस ही यूज करता है आज के टाइम में, नहीं करता एडवांस। सब एडवांस इंग्लिश में, सब अंग्रेजी बन गई है। लेकिन पूछो एडवांस का हिंदी। जब कोई व्यक्ति एडवांस का हिंदी नहीं बता पाता है तो उसको अंदर से थोड़ा भी गिल्टी फील नहीं होता है। कहता हम अंग्रेजी जानते हैं, हिंदी जानने क्या जरूरत है ना। ये आपके साथ भी हो रहा है ना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हिंदी का अंग्रेजी नहीं बता पाया तो वो अपने आप को एकदम गिरा लेता है नीचे कि हमसे ज़्यादा मूर्ख तो कोई, क्योंकि हम अंग्रेजी जानते हैं, इंग्लिश तो जानते नहीं कर रहे। यही ना चल रहा है इंडियन सोसाइटी में अभी यही ट्रेंड चल रहा है। और हम बोल रहे हैं, मेरे साथ भी होता है कि कभी हम किसी हिंदी का इंग्लिश नहीं बता पाते हैं तो बड़ा ही बोर फील होता है, कमज़ोर जैसा फील होता है अंदर से, कमज़ोर कितने हैं हम। लेकिन कभी हम इंग्लिश का हिंदी नहीं बता पाते हैं तो छाती चौड़ा करके हमको हिंदी नहीं आता है। समझ रहे बात? क्या चल रहा है सिस्टम? हिंदी नहीं आता है तो गर्व करो क्योंकि आप अंग्रेज हो गए हैं, भारतीय तो होना है। अपनी भाषा, ऐसे भाषा में गर्व करने की बात नहीं है कि भाषा तो कम्युनिकेशन करने का एक मीन्स है, मीडियम है ना, पहले ही बताएं। लेकिन इसमें भी अब जात जैसा हो गया है। इंग्लिश बोल रहा है तो तुम बड़ा, हिंदी बोल रहा है तुम छोटा, तुम ब्राह्मण है तो बड़ा जाति, तुम भुइयाँ है तो छोटा जाति। जैसे ये सिस्टम चल रहा है जो कि होना नहीं चाहिए, छोटा और बड़ा जाति। बताए ना आप लोगों को कि 4 धर्म जो धरती पर चल रहा है हिंदू में, सनातन में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू का बता रहे हैं, सनातन धर्म का 4,
ऋग्वेद में इसका वर्णन है। कौन सा वेद में? ऋग हमारा 4 प्रमुख वेद कौन कौन सा है? ऋग्वेद, ये जनरल नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज। ऋग्वेद बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है चतुर्थ वर्णीय समाज का वर्णन है। चतुर्थ वर्णीय समाज मतलब 4 भागों में बटा हुआ समाज। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और शूद्र समाज। तो उस समय हम आपको बता देते हैं, कॉमर्स से जुड़ा हुआ चीज है। उस समय जो हमारा सोसाइटी था ना, इस सोसाइटी को चलाने वाले जो लोग थे ना, वो मैनेजमेंट किए थे। क्या किए थे? मैनेजमेंट। प्रबंध करने के लिए ये वाला नियम बनाए थे। समाज को 4 भागों में बांटे थे। कहे थे कि ब्राह्मण जो बनेगा उसका काम है पूजा पाठ और शिक्षा देना, पूजा पाठ करवाना। और जो क्षत्रिय बनना चाहता है उस समय, जैसे अभी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम सीए बनना चाहते हैं, हम मैनेजर बनना चाहते हैं, उस समय के लोग बोलते थे हम ब्राह्मण बनना चाहते हैं। उस समय के लोग बोलते थे हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं। उस समय के लोग बोलते थे हम वैश्य बनना चाहते हैं। उस समय के लोग बोलते होंगे हम शूद्र बनना चाहते हैं। ये काम पर बांटा गया था 4 समाज। तो कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करके ब्राह्मण बनता था, कुछ लोग कुछ सीख कर क्षत्रिय बनता था, कुछ लोग व्यापार करने के लिए वैश्य बनता था, और शूद्र जो कि तीनों का मदद करता था। तीनों का मदद मतलब मेन काम, घड़ा बना देना, मिट्टी का बर्तन बना देना, घर बना देना, मिट्टी का धातुओं का इक्विपमेंट बना देना। तो वो यदि वो काम छोड़ दें तो वैश्य काम नहीं कर पाएगा, और वैश्य काम छोड़ दें तो क्षत्रिय अपना काम नहीं कर पाएगा। क्षत्रिय काम करना छोड़ दें तो ब्राह्मण अपना काम, सब एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे अभी आप प्रबंध पढ़ रहे हैं पीएचडी में, मैनेजमेंट में, उसमें आपको पढ़ाएंगे 3 लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक लेवल भी काम करना बंद किया, तीनों के काम में इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव। कभी सुने थे कहानी? ऐसा था उस समय, लेकिन सिस्टम आगे बढ़ा। सिस्टम क्या हुआ? 100 वर्ष आगे बढ़ा, 200 वर्ष आगे बढ़ा। कुछ लोग बदमाश टाइप के लोग, कहानी तो नहीं बोल सकते हम, बाकी टीचरों की तरह गाली देके फेमस होने का काम नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग जन्म लिए ऐसे जो इसको धर्म में कन्वर्ट कर दिए। किसमें? धर्म और जाति में। बोले कि ब्राह्मण जाति होता है, अरे कर्म होता है ब्राह्मण। वैश्य कर्म है, क्षत्रिय भी कर्म है, शूद्र भी कर्म। आज देख लो क्या हो गया। तो तुम लोग को सिखाने के बाद तुम लोग भी अभी भी ब्राह्मण को उच्च नजर से देखोगे और शूद्र को नीचा नजर से देखोगे। छुआना नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो ना। हाँ, साफ साफ ये चीज जो बताए हैं वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, लेकिन आपके मैनेजमेंट के बुक में भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अभी नहीं, ग्रेजुएशन आप पीजी करेंगे वहाँ तक पढ़े, इसलिए सब पता है कि ये सिस्टम था उस समय, बहुत बढ़िया सिस्टम था। लेकिन आज देखो सब कुछ टाइप के लोग, बदमाश टाइप के लोग क्या कर दिए, समाज को कहाँ ले गए? धर्म में। उसी तरह से भाषा के साथ भी वही हो रहा है, ठीक है, कि अंग्रेजी बोलिए तो महान, हिंदी बोलिए तो पता नहीं कौन सा सब चूज करें हिंदी वाले में। तो कुछ नहीं ऐसा है। एडवांस का हिंदी अग्रिम, अग्रिम का इंग्लिश एडवांस, दोनों जानना अच्छी बात है। एडवांस भी जानो, अग्रिम भी जानो। और कभी भी नीचा फील मत करो हिंदी सीखने पर, और ऊंचा फील मत करो इंग्लिश सीखने पर, ठीक है। चलिए, तो अग्रिम याचना पर बहुत लंबा लेक्चर दे दिए। अब थोड़ा इसमें जल्दी से हम निकल जाते हैं। अभी घर जाके आपको लिखना होगा अग्रिम याचना क्या है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे कि कभी कभी कोई अंशधारी, या कभी कभी कोई अंशधारी किसी याचना का रुपया समय पूरने से पहले ही दे देता है। समझे? कभी कभी कोई अंशधारी याचना का रुपया या रकम समय पूरने से पहले ही चुका देता है। तो इस स्थिति को, इस घटना को अग्रिम याचना कहा जाता है। फिर आप एग्जाम्पल भी देना चाहते हो, दे दो कि राम नाम का एक अंशधारी एक कंपनी का 200 अंश खरीदा था, वो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का भी पैसा एडवांस में दे दिया। समझे? ये है अग्रिम याचना। और सुनो, अग्रिम याचना पर ब्याज भी लेना देना होगा। कौन किसको लेगा देगा?
मदद करता तो अग्रिम याचना कौन दिया? शेयर होल्डर दे दिया कंपनी को एडवांस में पैसा, तो कंपनी खुश हो गया। कंपनी को रिवॉर्ड देना चाहिए, नहीं कुछ लेना चाहिए। कुछ रिवॉर्ड मतलब इनाम उनाम दोगे ना तो हमें खुश होगा वो कि अरे एडवांस देने का फायदा है। तो और भी शेयर होल्डर मोटिवेट होंगे कि हम भी एडवांस देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट देता है कौन? कंपनी। कंपनी उल्टा इंटरेस्ट किसको दे रहा है? शेयर होल्डर। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप एडवांस में दे दिए पैसा, आप बहुत अच्छे शेयर होल्डर हैं, आप अच्छे मेंबर हैं मेरे, एडवांस में दे दिए। क्या सुने? क्या देता है? इंटरेस्ट। कौन दे रहा है किसको? कंपनी कंपनी दे रहा है। अच्छा, इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज लिखना है घर में जाके, थ्योरीज में लिख देना अपना बना बना के। ये तो अपना मेन क्वेश्चन लिखेंगे, ये सब बना के लिखेंगे ना कि कंपनी अंशधारी को यहाँ ब्याज का भुगतान करता है। लिख लेना नोट में, एमसीक्यू में बहुत काम आएगा। कितना परसेंट? 12%। और नियम वही, कंपनी अधिनियम 2013 का सारणी या तालिका एफ, टेबल एफ के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस आर पेबल 12% पर एनम। क्लियर? लेकिन 1956 के नियम के हिसाब से पूछेगा तो 6%, आधा आधा, वहाँ 10 के पास था, यहाँ 12 का 6। जब हम लोग पुराना, हम आज से पढ़ा रहे हैं क्या? 2013 में कानून लागू हुआ ना, हम 2009 से पढ़ा रहे हैं 12। तो उस समय हम 6% वाली पढ़ाई करवाए हैं, और आज आप लोग 12% इंटरेस्ट में। महंगाई भी तो बढ़ा है, तो डबल तो होगा ही ना। तो 12% लिख लेना, छोड़ मत देना, ये नियम है। इसमें अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉल में जितना समझा दिए उससे आपको समझ में आ गया होगा एडवांस का मतलब होता क्या है। जैसे अलॉटमेंट पे देना है पैसा और आगे जाके फर्स्ट कॉल पे देना है, तो कई से होल्डर क्या होता है कि अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, समझे? इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो चलो देखते हैं एंट्री, इसका क्या देखते हैं? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो कहानी बनाना पड़ेगा। कहानी क्या बनाते हैं? मान लो कि अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिए, अलॉटमेंट पर तीन ही किस्त है, एक क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है और फर्स्ट कॉल, तीन ही किस्त है। तो अलॉटमेंट पे देते समय किसका दे दिया पैसा? फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट कैसे एंट्री करेंगे? तो पहला एंट्री वही होगा सेम, क्या? शेयर। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन नहीं लिखते जाएंगे, थक जाता है लिखते, हो जाएगा नरेशन। दूसरा एंट्री बैंक अकाउंट। अब आप लोग खुद बता दो, ये जो अलॉटमेंट में एडवांस दिया है शेयर होल्डर, ये एडवांस यहाँ डेबिट में आना चाहिए या क्रेडिट में? क्योंकि एडवांस देने से पूंजी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, इसलिए कहाँ आना चाहिए? तो बाकी जो एंट्री है वो पहले लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इतना तो जानते हैं ना, इतना तो करते ही, बस यहाँ ऐड क्या हो जाएगा? तो शेयर और से एडवांस। समझे बात? नरेशन बस वही रिसीव का लिखना, ठीक है? और थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा तो बढ़ा लेना, जिससे क्या बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, और उसके आगे का खाई लिख देते हैं, यहाँ तो छोड़ देते हैं एंड एडवांस अमाउंट रिसीव एंड एडवांस अमाउंट रिसीव। खाली एडवांस लिखो ना, हो जाएगा, नरेशन जो हो रहा है समझ जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन जब फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे, किसका एंट्री करेंगे? फर्स्ट कॉल का। तो वहाँ पर फर्स्ट कॉल का पैसा तो पहले ना आप दे दिए, जी तो सर। फिर से दीजिएगा फर्स्ट कॉल पे। नहीं। तुम्हारी एंट्री में चेंज होगा थोड़ा सा, इसको मिटा दें, ये देख लेना। अलॉटमेंट अकाउंट। तो जब आप फर्स्ट कॉल का एंट्री करिएगा तो फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री वही रहेगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ही ना होता है। और दूसरा बैंक अकाउंट। तो जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा, सॉरी फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, वो फिर से फर्स्ट कॉल पे देगा? नहीं। मूर्ख है क्या वो? नहीं। तो फिर उतना रुपये नहीं ना आएगा, तो फिर यहाँ कॉल से एडवांस को क्या कर देना? डेबिट, ताकि घट जाए, घटाने के लिए डेबिट करते ना, तो कॉल से एडवांस अकाउंट
डेबिट और टू में वही टू से फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझे? एग्जाम्पल से एंट्री लिखवा दी है, तो ये भी हो गया, इसको भी नोट कर लेना पहुंच करके।